और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर अमरीश सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। यूके देवनाथ जी, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ ट्रंप पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि इस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपत्तिजनक भाषा वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बातचीत की खबरें भी यहाँ पर सामने आ रही हैं। आपको क्या लग रहा है, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, किस ओर ये जंग अब रुख ले सकती है? देखिए जयरा जी, जब ट्रंप इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं अपने सोशल ट्वीट पे, तो इससे जंग रुकेगी कैसे? ट्रंप को समझना चाहिए कि एशिया के जितने मुल्क हैं, भारत, ईरान, हम सबको बहुत फक्र है हमारे मुल्क पर। हमारे यहाँ पे एक तहजीब का इस्तेमाल होता है जिसमें हम दुश्मन को भी लड़ाई के समय में भी इज्जत से बात करने का मौका देते हैं। अब ट्रम्प साहब ने जो ये बयान इशू किया है, इसका एक ही मतलब है कि उनके दिल में अभी भी एक ही चीज है कि ईरान को बमबारी बमबारी और सिर्फ बमबारी से वो सुधारना चाहते हैं। ईरान क्या मानेगा 45 दिन का सीज़फायर? सवाल ही नहीं होता है। ईरान ने पहले ही कह दिया है कि उसके पास इस तरह का कोई प्रपोजल आया नहीं है। दूसरी बात, ईरान जानता है कि अगर 45 दिन के लिए जंग बंदी की गई तो ये 45 दिन का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल अपनी जो फोर्सेस हैं उनको और बढ़ाने में इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका और इजराइल दोनों के ही यहाँ पर इस वक्त मिसाइलों की, खासतौर से इंटरसेप्टर मिसाइल जो होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम, उनकी बहुत शॉर्टेज है। लेजर गाइडेड बॉम्ब, रेडार गाइडेड बॉम्ब, जीपीएस गाइडेड बॉम्ब की शॉर्टेज है। तो अगर 45 दिन के लिए जंग नहीं होती है तो अमेरिका ने, इजराइल ने क्या करना है? दुनिया भर में जहां जहां अमेरिका के बॉम्ब्स पड़े हुए हैं, देखिए जैसे अमेरिका ने नेटो देशों में अपने हथियारों का जखीरा रखा हुआ है रूस से 6 महीने की लड़ाई लड़ने के लिए। तो 45 दिन में होगा क्या कि अमेरिका इन हथियारों को जो उसने नेटो कंट्रीज में, यूरोप में रखा हुआ है रूस के खिलाफ लड़ने के लिए, उनको शिफ्ट करेगा वेस्ट एशिया में। इसी तरह से इजराइल, इसराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत कमजोर हो गए हैं। आयरन डोम काम नहीं कर रहा है। मशीन है तो हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मशीन सिस्टम जब लगातार काम करता है महीनों तक, सालों तक, तो वो घिस जाते हैं, रिपेयर मांगते हैं, रेक्टिफिकेशन मांगते हैं। तो 45 दिन की जंगबंदी होगी तो इसराइल ने भी अपने आयरन को फिर से दुरुस्त कर लेना है। इसीलिए उन्होंने, ईरान ने कहा है कि 45 दिन के लिए जंगबंदी की बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर बात करनी है तो परमानेंट सीजफायर की बात करें कि भविष्य में कभी भी अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेंगे। जी जारा जी। जी जी, बिल्कुल। अमरीश सक्सेना जी, आप किस तरह से आकलन कर रहे हैं इन हालात के मद्देनजर? ट्रंप एक तरफ धमकियों पे धमकियां दे रहे हैं, तो वहीं बातचीत की बातें भी बीच में आ रही हैं, और ईरान की तरफ से जो रुख है वो बरकरार है। आप देखिए, हम सबको ही पता है, हम रोज देख ही रहे हैं जब से जंग शुरू हुई है कि ट्रंप का जो तरीका है वो धमकी देने वाला ही है। और उनकी धमकियों का बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं है, क्योंकि वो धमकी दे या ना दे, लड़ाई तो उन्होंने शुरू की है। और एक तरफा हमला उन्होंने ईरान पर किया है। पिछले साल भी यही किया, 12 दिन, और अब 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। वो धमकी देने के दो तीन मायने होते हैं मेरे हिसाब से। एक तो वो दुश्मन को डराना चाहते हैं, तो ईरान को लगातार डराना चाहते हैं, बावजूद इसके कि ईरान शुरुआत से अभी तक डर नहीं रहा है, लेकिन वो अपना डराना नहीं छोड़ते। दूसरा, अभी जो उन्होंने ट्वीट, सोशल ट्रुथ पेज पे जी लिखा जी। है, उसका तो सीधा अर्थ है कि वो फ्रस्ट्रेशन के एक्सट्रीम तक पहुंच चुके हैं। हम्म। और ये देखिए कि सामान्य तौर पे भी हम देखते हैं कि जब दो लोगों की लड़ाई होती है, जब जो हारता है वो फिर हार तो गया, उसके बाद गाली जरूर देगा आपको। तो वो गाली दे के अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, अपना जो भी उनके दिमाग में कूड़ा कवाड़ा भरा हुआ है वो निकाल रहे हैं। लेकिन उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता, क्योंकि वो जंग हार चुके हैं, उन्हें पता है कि वो जंग हार चुके हैं। और उन्होंने इतनी लंबी तैयारी के साथ तो लड़ाई शुरू नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि 2 दिन 4 दिन में सारा काम खत्म हो जाएगा, जो हुआ नहीं। और अब जब लड़ाई को आगे जारी रखना है तो वो किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता, बहुत तैयारी चाहिए होती है।
ईरान को बहुत सालों से मालूम था कि ये लड़ाई एक ना एक दिन होगी। तो ईरान ने बहुत तैयारी की थी। तो ईरान तो अमेरिका से और ट्रम्प से बहुत ज्यादा स्मार्ट निकला कि उसने एक लंबी लड़ाई की तैयारी की थी। पिछले साल भी उसको समझ में आ गया था कि लड़ाई दोबारा होगी। तो और जो बची हुई तैयारियां थी वो भी उसने कर ली। ट्रम्प इसराइल को ट्रम्प ईरान को बहुत हल्का करके आंक रहे थे, और वो 2 दिन में रिजीम चेंज करने का मंसूबा पाले हुए थे। तो वो उस तैयारी अमेरिका की नहीं थी और इसराइल की नहीं थी, इसलिए दोनों ही लोग फंस गए हैं। और जो ईरान ने जिस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई है कि इसराइल को लेबनान और यमन और हुती दोनों ही फ्रंट पे फंसाया हुआ है, तो इसराइल की हालत भी बहुत खराब है। उनके पास गोला बारूद भी नहीं है, उनके पास सैनिक भी उस हालत में नहीं है, मानसिक हालत में कि लड़े। काफी सारे बड़ी संख्या में काफी इंजर्ड भी है। तो अगर इन्हें आगे लड़ाई जारी रखना भी है तब भी इनको ब्रेक चाहिए, अमेरिका को और इसराइल को। लेकिन मसला यह है कि अमेरिका अपनी शर्तों पे सीज फायर चाहता है, ईरान की शर्तों पे नहीं चाहता। तो उनको कोई एक बीच का रास्ता निकलने का चाहिए। और जैसे ही वो मिलेगा, जैसा अभी आपने बताया कि ताज़ा जी जी। लेटेस्ट जो खबर है, तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ वो सीज फायर की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। और वही एक तरीका, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे भी ट्रम्प जिस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं और जिस तरह से वो मैसअप हो रही हैं सारी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में चीजें, मिलिट्री के टॉप बॉसेस को लेके जिस तरह की चीजें लगातार सामने आ रही हैं, तो ट्रम्प किसी भी तरह से लड़ाई को बंद करना चाहते हैं। लेकिन अपनी उन्हें थोड़ा फेस सेविंग भी करनी है, अपनी इज्जत भी बचानी है। तो वो भी अपना एक चेहरा सामने रखना चाहते हैं। बिल्कुल। और देखिए जो हालात हैं उसे मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि ट्रम्प कहीं ना कहीं लड़ाई को बंद करना चाहते हैं, लेकिन खुले तौर पर वो इस तरीके से नहीं बात रख रहे हैं। वो पूरी तरह से रौब के साथ धमकियां भी दे रहे हैं और अपशब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यूके देवनाथ जी, आपको लगता है ट्रम्प की इन हरकतों से कुछ फायदा होने वाला है क्या? ईरान के रुख में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, जबकि ईरान तो ऐसे में और ज्यादा भड़क जाएगा, और ज्यादा आक्रामक और शिद्दत हमें हमलों में देखने को मिल सकती है? जयरा जी, ईरान ने इस जंग की शुरुआती दिन से ही बोला है, बार बार बोला है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत तो हो रही थी, अगर आप देखें 26 फरवरी बातचीत हो रही थी, 27 फरवरी बातचीत हो रही थी। जेनेवा टॉक्स काफी सक्सेसफुल डायरेक्शन में जी जा जी। रहे थे। ईरान ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया था। ईरान ने कह दिया था कि वह न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है, और ईरान ने यह भी मान लिया था कि उसके पास 400 किलो जो यूरेनियम है वो आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सुपरविजन में उसकी जो प्यूरिफिकेशन है वो 60% से कम करके 20%, 20% से कम करके 10% करने के लिए तैयार है। ये तो 27 फरवरी की बात है, रिकॉर्ड पर है। लेकिन पता नहीं कैसे अमेरिका ने और इजराइल ने अचानक 28 फरवरी को वो हमला कर दिया। हमला किया तो ठीक है, लेकिन टारगेट जो उन्होंने सिलेक्ट किए कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी का मैं तो कहूंगा कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया, खून कर दिया उनका, जो कि इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के हिसाब से कभी नहीं किया जाता। तो उसके बाद बातचीत का माहौल रहे कैसे आता है? दुनिया में कोई भी मुल्क, मैं भारत का ही एग्जांपल दे देता हूं। अगर हमारे यहाँ टॉप लीडरशिप को इस तरह का खतरा हुआ या टॉप लीडरशिप को कुछ हुआ, तो उसके बाद क्या भारत दुश्मन मुल्क से बातचीत करेगा? सवाल ही नहीं उठता है। तो यही लॉजिक एशिया के सभी देशों में ऐसा होता है। देखिए, हम लोग सब एशिया के देशों में अपने देश को, अपने कुनबे को, अपना जो खून होता है, हम सब एक साथ मिलके लड़ते हैं। और जब आयतुल्ला अली खमेनी को एलिमिनेट किया अमेरिका ने, जो कि दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं किया जाता, तो अमेरिका को पता होना चाहिए कि बातचीत कौन करेगा। देख, मैं एक मोटा सा एग्जांपल देता हूं कि किसी भी देश को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसके बाद बातचीत। देखिए, हमारे यहाँ जैसे फॉरेन सर्विस होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस, क्या वो अपने आप जाके आगे बात कर लेंगे? नहीं। हमारे यहाँ जैसे इंडियन मिलिट्री के टॉप जनरल्स होते हैं, क्या वो अपने बलबूते पर जाकर आगे बात कर लेंगे? नहीं। टॉप लीडरशिप जो है वो हिंट देती है, तभी इंडियन फॉरेन सर्विस या हमारे जनरल साहब तो अगर आपने टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, फिर तो पूरा मुल्क ही आपके खिलाफ में लड़ेगा। जी जी। एक और चीज है, ईरान ने एक सेंटेंस कहा है अमेरिका को कि आप बातचीत का बात
बातचीत का माहौल तैयार कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से तो आप ईरान के कनपटी पर तमंचा रखे हुए हैं और फिर बोल रहे हैं बातचीत कीजिए। ये तो सरासर गलत बात है। जी जारा जी। बिल्कुल। और देखिए ट्रम्प जो है वो अपनी फौज के खिलाफ भी कदम उठा रहे हैं, ऑफिसर्स को भी हटा रहे हैं वहां से। हाल ही में आर्मी चीफ को भी उन्होंने जबरन रिटायर करवाया। अमरीश सक्सेना जी, तो ऐसे में क्या लगता है जो ट्रम्प रुख अपनाए हुए हैं यहाँ पर, इसको देखते हुए आवाम तो उनके पहले ही खिलाफ है और फौज के अगेंस्ट भी वो दिखाई दे रहे हैं, तो किसके दम पर वो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं? नहीं, वो किसी के दम पे धमकियां नहीं दे रहे हैं। धमकियां देना उनकी आदत में शुमार है, इसलिए धमकियां दे रहे हैं। और वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और हताशा के दौर से गुजर रहे हैं और उनका संतुलन काफी कुछ बिगड़ चुका है। क्योंकि पूरी तरह से अमेरिका जिस तरह से आइसोलेट हुआ, ये सिर्फ जो ईरान में हुआ है ये ईरान का मसला नहीं है। अभी जो हो रहा है पिछले एक महीने से और जब होने वाला है, वो पूरी तरह से अमेरिका ट्रम्प की लीडरशिप में पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। आज की तारीख में देखिए कि अमेरिका के साथ कोई भी नहीं है। केवल ईरान की और एशिया की बात नहीं है, यूरोप में आज कोई भी अमेरिका के साथ नहीं खड़ा है। चाहे आप इटली की बात कर लीजिए, फ्रांस की बात कर लीजिए, यूके की बात कर लीजिए, जर्मनी की बात कर लीजिए, कोई भी खुल के साथ नहीं है और किसी भी तरह की सहूलियत नहीं दे रहा। स्पेन का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। तो जहां यूरोप से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, नाटो से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने नाटो का नाम लेके भी बहुत बार कोशिश की कि कुछ बात बन जाए, नहीं बनी, कोई साथ में नहीं आया। फिर वो यूरोप के देशों को भी धमकियां देने लगे और कहा कि हम देख लेंगे। स्पेन को किस खुलेआम धमकी दी कि हम देख लेंगे। तो इस तरह की धमकियां वो सबको दे रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी धमकी में नहीं आ रहा है। तो आप देखिए वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह से बदल रहा है और ट्रम्प को इतना तो समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। अगर नाटो भी इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा और नाटो के ऊपर जो दादागिरी थी अमेरिका की, अगर वो खत्म हो जाएगी, तो अमेरिका के पास क्या बचेगा। और एशिया में, मिडिल ईस्ट में, अभी वेस्ट एशिया में जो भी हो रहा है, आप देखिए अमेरिका और वेस्ट एशिया की दूरी बहुत ज्यादा है और उनको बीच में यूरोप में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट चाहिए। और चाहे वो रिफ्यूलिंग के लिए चाहिए या बीच में एक रेस्ट के लिए लैंडिंग उनको प्लेन्स की चाहिए, वो चाहिए। और यूरोप से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अब एक तरफ जहां पर आपको यूरोप के किसी भी देश से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, गोला बारूद आपके पास है नहीं और आपके अड्डे जो है वो सारे ज्यादातर नष्ट हो गए हैं मिडिल ईस्ट में, तो ऐसे में ये किस हालात में लड़ेंगे। और फिर आपको अपने ही सलाहकारों पे भरोसा नहीं है, अपनी टीम के ऊपर भरोसा नहीं है, अपनी मिलिट्री के ऊपर भरोसा नहीं है। तो ट्रम्प बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं दुनिया की पॉलिटिक्स में। वो धमकियां चाहे जितनी दे, उनको पता है कि वो अकेले पड़ गए हैं। अमेरिका एज ए कंट्री अकेला पड़ गया है, इसीलिए उन्हें डोमेस्टिक फ्रंट पे पॉलिटिकली डेमोक्रेट्स देखिए जिस तरह से एक्टिव हैं और जिस तरह से उन्होंने ट्रम्प के खिलाफ कैंपेन चलाया हुआ है, तो वो अपोजिशन का भी उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। नो किंग पूरा मूवमेंट जिस तरह से चल रहा है पूरी अमेरिका में और सैकड़ों रैलियां हो चुकी है, तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ऐसे में उनके पास सिर्फ गाली देने और धमकाने के अलावा कुछ नहीं है। वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है, उनको समझ में आ गया है बदल गया है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन उनके सामने। बिल्कुल। और जैसे कि आपने भी बताया और हम देख भी रहे हैं किस तरह तमाम मुल्क अमेरिका के खिलाफ ही हैं, भले खुले तौर पर कोई कुछ ना कहे लेकिन कोई उनका साथ नहीं दे रहा। इसका मतलब यही है कि वो उनके साथ में नहीं ही है। यूके देवनाथ जी, तो आपको लगता है कि अब आने वाले दिनों में ट्रंप की दिक्कतें बढ़ सकती हैं? क्या मिड टर्म इलेक्शन के हालात भी पैदा हो सकते हैं ऐसे में? जारा जी, पिछले 2 हफ्ते में जितने सर्वे किए गए वहां पर सबका अनुमान ये है कि ट्रम्प की पॉपुलैरिटी रेटिंग बहुत गिरी है। कुछ तो नेगेटिव में दिखा रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी। सबसे बड़ी बात है कि उनकी खुद की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स उनसे परेशान हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स खासतौर से जो लेफ्ट ऑफ सेंटर हैं, उनका आकलन है कि इस युद्ध में छलांग मारने के बाद ट्रंप ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है, रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। हो ये रहा है कि जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, लग रहा है कि अमेरिका को और ज्यादा नुकसान होगा। हो सकता है कि और भी ज्यादा अमेरिकन ट्रुप्स, सोल्जर्स, एयरमैन मारे जाएं। अभी जो 2 पायलट हैं जो पकड़े गए थे, एक पायलट जो पकड़ा जाने के कगार पर था, वो तो गमीनत है कि वो पायलट को लास्ट मोमेंट पे अमेरिका ने सक्सेसफुली एक्सट्रिगेट कर लिया। अगर वो पायलट ईरान के हाथ में आ जाता तो फिर
ट्रम्प का जो पॉलिटिकल करियर है वो तो डावाडोल हो जाता। अभी ऐसे भी आकलन ये है इंडिपेंडेंट सर्वेयर्स का कि आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में जो नवंबर में है, रिपब्लिकन पार्टी काफी जगह लूज करेगी, डेमोक्रेट्स काफी जगह जीतेगी। इसका फर्क कैसे पड़ेगा? देखिए, अमेरिकन कांग्रेस में ऐसे भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही छोटा सा मेजोरिटी, ना के बराबर मेजोरिटी है। तो अगर नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स कुछ सीटें एक्स्ट्रा जीत जाते हैं, तो ये तो जो 2028 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसको अफेक्ट करेगी। ट्रंप तो अपने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस को बना रहे हैं जी। वहां पर, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेट्स जो हैं वो पर्दे के पीछे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जेडी वांस के अब प्रेसिडेंट बनने के चांस बहुत कम हो रहे हैं, और शायद अगला प्रेसिडेंट जो बनेगा वो डेमोक्रेट पार्टी का कैंडिडेट ही बनेगा। तो ट्रंप ना सिर्फ अपनी रेपुटेशन वरन रिपब्लिकन पार्टी की रेपुटेशन को भी तबाह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और ऐसे में असर इसका पूरी दुनिया पर हो रहा है। लड़ाई भले ही अमेरिका और ईरान इजराइल में चल रही हो, लेकिन इफेक्ट पूरी दुनिया हो रही है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है इस लड़ाई का खत्म होना, ताकि हालात जल्द से जल्द बेहतर हो। अमरीश सक्सेना जी, अब बातचीत की बात यहाँ पर सामने आई है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 45 दिन का सीज फायर हो। आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? जो तमाम शर्तें हैं ईरान की, क्या वो अमेरिका मानेगा? क्योंकि अमेरिका की भी कुछ शर्तें हैं यहाँ पर। मुझे लग रहा है अगर बातचीत होगी तो बातचीत तो सफल तभी होती है जब दोनों पक्ष, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा अपनी स्थिति से थोड़ा नीचे आए। तो मुझे लगता है कि ईरान भी अपनी कुछ जो शर्तें रखी है उनमें कुछ ढील देना ही पड़ेगा, और अमेरिका को भी देना पड़ेगा, और मीडिएशन के मध्यस्थता के जरिए सीज फायर तो होगा। देखिए, दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं सीज फायर तो अल्टीमेटली होता ही है और होना भी चाहिए। तो जंगबंदी तो होनी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो 2 दिन में हो, 4 दिन में हो, कौन सी शर्त पे हो, ये तो बहुत जल्दबाजी होगी कहना। लेकिन सीज फायर करने की पिछली बार भी जब इन्होंने हमला किया तब भी तो उस समय बातचीत हो ही रही थी। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हमें, क्योंकि लड़ाई अब चलनी नहीं है, सिर्फ ये इट्स ए मैटर ऑफ डेज का मामला है। 1 दिन भी हो सकता है, 2 भी दिन, 4 दिन भी हो सकता है, लेकिन लड़ाई तो खत्म होगी। और दोनों साइड, मुझे लग रहा है अगर दोनों ही तरफ मूड बना हुआ है तो थोड़ा नीचे आएंगी। ईरान को भी अल्टीमेटली वो उसने बहुत मुकाबला अच्छा किया है, लेकिन ईरान को भी पता है कि लड़ाई जितनी ज्यादा लंबी चलेगी उतना सिविलियन पॉपुलेशन की कैजुअलिटीज होंगी, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होगा। तो वो कहीं ना कहीं वो भी तो अंदर से चाहते ही हैं कि लड़ाई खत्म हो। तो मुझे लगता है कि सीज फायर बहुत जल्दी ही हमें देखने को मिले। जी जी, लेकिन कौन से ऐसे मुल्क हो सकते हैं जो मीडिएटर की भूमिका निभा सकते हैं? यूके देवनाथ जी, क्या लगता है आपको कि क्या कोई मुल्क आगे बढ़कर इस चीज में मदद कर सकता है? क्या जो हालात हैं वो बेहतर हो, सीज फायर हो? जायरा जी, मिडिल ईस्ट में जब भी कोई टेंशन होती थी, खासतौर से अरब मुल्कों के बीच में या मुस्लिम मुल्कों के बीच में, तो ट्रेडिशनली कतार सबसे आगे रहा। अभी पिछले महीने में हमने देखा ओमान ने भी इनिशिएटिव ली, मस्कट में 2 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए। बाकी इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जो स्टेबल कंट्रीज हैं, मिस्र है, सऊदी है, तुर्की है, ये इनिशिएटिव लेते रहे हैं। अब पाकिस्तान ने भी पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में एक जमावड़ा कर लिया था, जिसमें पाकिस्तान में उन्होंने तुर्की, मिस्र, सऊदी के रिप्रेजेंटेटिव को बुला लिया। लेकिन वहां पाकिस्तान तो पहुंच गया, लेकिन एक कहावत है ना कि बाराती पहुंच गए, दूल्हा दुल्हन कहाँ है। इस्लामाबाद में जो टॉक हुई उसमें ना तो ईरान का कोई रिप्रेजेंटेटिव था, ना अमेरिका का कोई रिप्रेजेंटेटिव था। इस्लामाबाद में इजराइल का तो रिप्रेजेंटेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्निशन नहीं देता। इजराइल की भी कोई एम्बेसी इस्लामाबाद में नहीं है। तो ऐसी हालत में पाकिस्तान भी क्या कर लेगा? ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। एक चीज पक्की है कि पाकिस्तान जो भी रिकमेंडेशन देगा वो शायद अमेरिका को खुश करने वाला रिकमेंडेशन होगा। उससे ईरान नहीं मानेगा, और शायद इजराइल भी नहीं मानेगा, क्योंकि इजराइल के नेतन्याहू बार बार बयान दे रहे हैं कि वह चाहते हैं कि लड़ाई चलती रहे और ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा जाए, और ईरान की जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेबिलिटी है उसको शून्य कर दिया जाए। अब देखो यारा जी, एक सेंटेंस ही है। ईरान ने कहा है कि मैं अमेरिका बमबारी बंद करे और ईरान जो है वो बातचीत करेगा।
तैयार है आईएए की टीम आ जाए ईरान में चेक करने के लिए। वो ईरान मान चुका है, आज भी कह रहा है कि आईएए की टीम कल आ जाए, ईरान मान चुका है जी। चलिए ठीक है, अब देखना होगा क्या सीज फायर होता है, क्योंकि जराये के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। क्या ये पुख्ता तौर पर साबित हो पाती है, वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।